नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल लग्जरी क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपको यूपीएसआई का 11वां प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपको 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और आपने शायद देख भी लिया होगा, और जो भी छात्र अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है यूपीएसआई दरोगा के नाम से, जाकर उसे देख लीजिए। ठीक है, तो आज मैं जो आपको 11वां प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ ये होंगे आपको जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था आपका यूपीएसआई का, उसके जो क्वेश्चन जो थे उसमें से मैं आपको छाट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, साथ ही पेन कापी लेकर साथ ही बैठिएगा ताकि जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ मेरे साथ साथ आप भी करते रहिए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे उसका पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूं। यहाँ पे यूपीएसआई का 11वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे साइड में लग चुका है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन में है 22 34 56 इंटू 22 34 56, फिर क्वेश्चन बंद, फिर माइनस 1 32 456 इंटू 1 32 456 और डिवाइड करना है 91,000 से। ठीक है, ये आपका सरलीकरण का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसे मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं फिर डिवाइड कर दीजिएगा, और नहीं तो ये जो क्वेश्चन है आपको एक फॉर्मूले पे ये जो है बेस है। ठीक है, फॉर्मूले पे क्वेश्चन जो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, पहला कह रहा है कि क्वेश्चन में जो है लिखा है 2 2 3 4 5 6 इंटू 2 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर माइनस दे रखा है कि 1 3 2 4 5 6 इंटू 1 3 2 4 5 6। ठीक है, अब बट्टे क्या करना है आपको 91,000 से डिवाइड करना है। ठीक है, 91,000 से डिवाइड करना। तो यहाँ पे देखिए कि एक ही संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे भी एक ही संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं कि a का स्क्वायर और इसे मान लेते हैं b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और यदि आपको a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला पता हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कम सेकंड में कर सकते हैं, कम समय में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। जब आप इसी पे करेंगे तो एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2 2 3 4 5 6 ए अब प्लस बी कितना है हमारा 1 3 2 4 5 6। ठीक है, ये एक कोष्टक का हो गया। दूसरे कोष्टक में क्या है ए माइनस बी, यानी कि 22 34 56 माइनस का कितना 1 3 2 4 5 6। ठीक है, अब बट्टे कितना 91,000, बट्टे कितना 91,000। ठीक है, अब क्या होगा आपका, ये होगा 6 6 12, जोड़ेंगे तो 5 5 10 1 11 4 4 8 1 9 3 2 5 3 2 5 और फिर 2 3 5 और 2 1 3। ठीक है, यानी 35 59 12, फिर ये बीच में इंटू लग जाएगा घोड़ा का, फिर इसे जब आप घटाएंगे तो क्या होगा 0 0 0 0 0 0 हो गया, और फिर 3 में से 2 जा 1 और 12 में से 3 जा 9 और ये 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि 91,000 बटे का 91,000। ठीक है, बटे का 91,000। अब 91,000 से 91,000 काट दीजिएगा तो क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 35 59 12 जो होगा आपका 59 12 यही होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, 35 59 12 जो होगा आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, यानी कि 3,55,912 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 100 को 2 भागों ए और बी में विभाजित किया गया, अगर ए और बी का व्युत्क्रम योग 1/24 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी जो है उसमें 100 रुपये बांटा जा रहा है। ठीक है, 100 रुपये जो है ए और बी को विभाजित कर रहा है, ए और बी को जो भाग है उसका 100 है। फिर कह रहा है कि उसका जो विपरीत है यानी कि व्युत्क्रम यानी कि विपरीत जो है
और ए और बी का जो विपरीत का योग जो है 1/24 है, ठीक है। यानी कि ए और बी के जो व्युत्क्रम का योग है वो है 1/24। तो सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है कि उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 100, ठीक है। यानी a और b का मान कितना है, 100 है। उसके बाद कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम का योग जो है 1/24 है, यानी कि 1/a प्लस 1/b का योग कितना है, 1/24 है, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ए बी, फिर इसका क्या होगा, ए से कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, बी अब प्लस ए, ठीक है। बी से बी कट जाएगा, फिर बचेगा ए, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा, 1/24। आप करिएगा, अब फिर b प्लस ए के स्थान पे a प्लस बी का मान रख लीजिए। a प्लस बी या b प्लस ए दोनों का मान वही होगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 100/ab बराबर 1/24, ठीक है। 100/ab बराबर 1/24। तो ab बराबर कितना हो जाएगा, ab बराबर कितना हो जाएगा, 24 × 100 2400। ab बराबर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2400। फिर a का मान यहाँ से निकाल लीजिए। a का मान कितना हो जाएगा आपका, 2400/b, 2400/b। a का मान कितना हो जाएगा, 2400/b, ठीक है। यहाँ से a का मान निकाल लीजिए। अब क्या करिए, a के स्थान पे a का मान रख दीजिए, ठीक है। a के स्थान पे क्या करिए, a का मान रख दीजिए। a का स्थान पे जब a का मान रखेंगे तो क्या होगा आपका, 2400/b प्लस b बराबर 100, ठीक है। a का स्थान पर a का मान रख दीजिए, यहाँ पे जो निकाला है 2400/b प्लस b बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका, b ये होगा 2400 प्लस b स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। ये हो जाएगा 2400 प्लस b स्क्वायर बराबर, ये वाला इधर चला जाएगा b, तो हो जाएगा 100b, ठीक है, 100b। अब क्या करना होगा आपको, यहाँ से देखिए b स्क्वायर माइनस 100b, जब प्लस का इधर है तो इधर आएगा तो माइनस 100b, और ये हो जाएगा प्लस का 2400, ठीक है। प्लस का 2400 बराबर का 0। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब इसको क्या करना है, आपको इसको हल करना है, ठीक है। आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को हल करना है कि यहाँ से, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से ऐसे करिएगा कि 100 को दो संख्या में से आप तोड़िएगा कि उसे मल्टीप्लाई करने पे 2400 आए और जोड़ने पे जो है 100 आए, ठीक है। जोड़ने पे 100 आए और मल्टीप्लाई करने पे 2400 आए। तो आप इसे क्या करें, 2400 को एलसीएम ले लीजिएगा, तो वहां से तोड़ सकते हैं, और नहीं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट तोड़ के आपको दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 60 × 40 करेंगे तो हो जाएगा 2400, और 60 प्लस 40 करेंगे तो हो जाएगा 100, ठीक है। यह माइनस है तो माइनस कब करेंगे, माइनस का 60 b और माइनस का 40 b, यानी कि माइनस का 60 b और माइनस का 40 b कितना हो जाएगा, -60 -40 यानी कि माइनस का 100 b, ठीक है। और 60 × 40 क्या होगा, -60 × माइनस का 40 कितना हो जाएगा, प्लस का 2400 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2400 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ से आप इसको काट दीजिए, ठीक है। यानी कि b फिर हो जाएगा कितना, b -60, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर, अब b का -60 से करेंगे तो माइनस का 60 भी, ठीक है। फिर यहाँ से उतार लेंगे 40, ठीक है, माइनस का 40 ये वाला उतार लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसी वाले को लिख देंगे, यानी कि b -60 को, ठीक है। यानी कि 40 b यानी 40 b माइनस का 40 b और माइनस का 40 और माइनस का 60 इंटू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, b का मान कितना हो जाएगा 60, b का मान कितना हो जाएगा प्लस का 60, माइनस का जब ये कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का हट जाएगा, ये प्लस का 60 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा, b -40 कोष्टक में, जब कोष्टक हटेगा तो हो जाएगा b का 40, ठीक है। यानी कि b बराबर कितना 60 और b बराबर 40, यानी कि b के जो दो मान यहाँ से निकल रहे हैं 60 या 40 जो है, दोनों में से कोई भी मान हो सकता है। b का कितना हो सकता है, 60 या 40 दोनों में से कोई भी हो सकता है, और a का भी जो है यही हो सकता है, 60 और 40, ठीक है। a का भी यही हो सकता है, मान कौन क्या हो सकता है, यानी 60 या 40 दोनों में से कोई भी हो सकता है। और आपको पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ज्ञात कीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, 60 दिख रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 60 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी पे हल करते रहिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को जो है सही क्वेश्चन को आंसर दिया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है, ठीक है। स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ और स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे लग चुका है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि होगी। ठीक है, कह रहा है कि कोई राशि दी गई है 5% दर पे और 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे। ठीक है, कोई राशि दी गई है 5% दर पे 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे, और उसका जो ब्याज मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है 600 रुपए पे 6% की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो आपको वो राशि ज्ञात करनी है कि पहले जो दी गई राशि थी वो कितनी थी। ठीक है, पहले जो 5% और 4 वर्षों के लिए जो दी गई थी उसकी राशि कितनी थी। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं, कह रहा है कि आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको मैं शुरू से लेकर लास्ट तक बताता हूँ। ठीक है, उसको जो है जोड़ से लेकर घटाना तो मैं आपको बताता रहता हूँ शुरू से, यानी कि शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक कि कैसे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, और ये आपको कह रहा था कि कोई राशि है, तो मान लेते कोई राशि P रुपए है। ठीक है, प्रिंसिपल P रुपए मूलधन। ठीक है, कोई राशि जो है P रुपए है, उसको 5% की दर से 4 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, वही उतना ही साधारण ब्याज 500 रुपए पे 6% की दर से 4 वर्षों के लिए देने पे जो है साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। यानी कि इसका जितना साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है इसका भी उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये दोनों जो है आपस में बराबर है, इनका दोनों का साधारण ब्याज जो है आपस में बराबर है। तो आपको इसका प्रिंसिपल निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें, 100 से 100 काट दीजिए, और यहाँ से 5 से 100 बार में ये काट दीजिए। ठीक है, और 4 से ये 4 से काट दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये होगा P बराबर 100 × 6 यानी कि 600 रुपए। 100 × 6 यानी कि 600 रुपए होगा। यानी 600 रुपए की राशि जो होगी 500 रुपए की राशि 6% की दर से 4 वर्ष के लिए जितना ब्याज इस पे मिलेगा उतना ही ब्याज 600 रुपए की राशि पे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आपको यदि मेरे द्वारा जितना भी क्वेश्चन समझाया जा रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ जा रहा है, तो चैनल के जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ उस पर आप क्या करिएगा, लाइक का बटन दिया हुआ उस पर आप क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लग चुका है। कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की एक संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 वर्ष है और महिलाओं के समूह की औसत उम्र 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है आपको कि पुरुष और महिला हैं। ठीक है, एक समूह में जो है पुरुष और महिला हैं, पुरुष और महिला हैं। ठीक है, पुरुष और महिला हैं, एक समूह है उसमें पुरुष और महिला हैं। कह रहा है कि पुरुष और महिला के जो समूह का औसत है वो कितना है, 25 वर्ष है। वो कितना है, 25 वर्ष है। समूह का औसत कितना है, 25 वर्ष है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर पुरुष के समूह का औसत जो है 26 वर्ष है, पुरुष के औसत जो कितना है 26 वर्ष है, और महिलाओं का जो औसत है वो कितना है 21 वर्ष है। महिलाओं की संख्या का औसत जो है वो है आपको 21 वर्ष है। ठीक है, तो कह रहा है कि पुरुष का जो संख्या है टोटल समूह में जितने संख्या है उसका कितना प्रतिशत है, पुरुष की टोटल संख्या जो है कितना प्रतिशत है। सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालना होगा कि उस समूह में पुरुष की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, पुरुष की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये जो क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे देखिए आप, ये हो जा रहा है मिश्रधन के क्वेश्चन पे। ठीक है, यानी मिश्रधन के आधार पर ये जो क्वेश्चन है आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जब मिश्रधन का करेंगे तो क्या होगा, 26 में से 25 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा, और 25 में से 21 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। यानी कि 4:1 के अनुपात में जो उस समूह में पुरुष और महिलाओं का अनुपात होगा। ठीक है, यानी कि 4 पुरुष होंगे तो 1 महिला होगी। ठीक है, 4 पुरुष होंगे तो 1 महिला होंगे। तो यहाँ से कह रहा था कि पुरुष जो है, टोटल पुरुष जो है उस समूह में उस टोटल संख्या का कितना प्रतिशत है, टोटल संख्या का कितना प्रतिशत है। पुरुष कितने हैं इसमें, 4 है, पुरुष कितने हैं, 4 हैं, और टोटल संख्या कितनी है, 4 1 5, इसकी कितना प्रतिशत है, तो यानी कि 100। ये हो जाएगा 5 20 से 100, 20 चौका 80%, 20 चौका 80%। ठीक है, यानी कि 20 चौका 80% जो है पुरुष हैं। ठीक है, 80% पुरुष हैं और 20% महिला है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, 80% पुरुष हैं और 20% महिला है। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो उसका स्क्रीनशॉट आप तुरंत ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरा यही काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँ कम समय में, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे में आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करा दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा लूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है, जबकि कक्षा बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 है। अगर ए में 38 छात्र हैं और कक्षा बी में 42 छात्र हैं तो टोटल जो है 80 छात्र हैं, उनका औसत अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहे कि कक्षा ए में जो है आपके 39 छात्र हैं, कक्षा ए में 38 छात्र हैं और कक्षा बी में 42 छात्र हैं, ठीक है। कह रहा है कि कक्षा ए में 38 छात्र हैं और कक्षा बी में 42 छात्र हैं और ए के छात्रों का जो औसत अंक है वो है 79 और बी के छात्रों का औसत अंक है 89 है। तो टोटल जो 80 छात्र हैं उनका औसत निकालना है। तो यहाँ से देखिए ए में कितने छात्र हैं 38 और इनका औसत अंक कितना है 79 और बी के कितने छात्र हैं 42 और इनका औसत अंक 89 है, ठीक है। तो इनका कितना अंक हो जाएगा टोटल, अच्छा स्कूल का जो इस क्लास का ए के छात्रों का जो औसत होगा टोटल कितना हो जाएगा 38 × 79 कितना हो जाएगा 38 × 79 ये हो जाएगा आपका 978 का 2 हासिल 7 9 3 27 8 7 56 27 और 56 कितना हो जाएगा 3 5 2 7 1 8 83 7 90 का 0 हासिल 9 7 3 21 9 30 21 9 30 3002 ये होगा कितना 3002 और इसका कितना हो जाएगा 42 × 89 कितना हो जाएगा 9 2 18 का 8 हासिल 1 9 4 36 36 और 16 कितना हो जाएगा 36 16 कितना हो जाएगा 6 से 12 3 4 5 52 1 53 का 3 हासिल 5 8 4 32 5 3738 हो जाएगा, ठीक है 3738। जब इसे आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 8 2 10 3 1 4 7 3 3 6 यानी कि जो ए और बी के जो टोटल औसत है अंक और छात्रों का जो औसत है टोटल कितना है 6740 है और ये कितने के बराबर है 80 के, ठीक है 80 के, ठीक है। यानी कि 80 छात्रों का जो टोटल अंक जो है वो कितना है 6740 है, ठीक है। 80 छात्रों का टोटल अंक कितना है 6740। तो यहाँ पे कह रहा है कि 80 छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो औसत अंक बराबर होता है औसत बराबर कितना होता है कुल अंक बट्टा कुल संघ, कुल अंक बट्टा कुल छात्रों की संख्या, ठीक है। कुल छात्रों की संख्या यहाँ से हो जाएगी, यानी कि कुल छात्र कितने हो जाएंगे 80, यहाँ से कर देता हूँ डायरेक्ट, यानी कि 6740 बट्टे के 80, ठीक है। ये हो जाएगा जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64 बचा 3 4 8 4 32 2 0 8 2 का 16 8 5 40 यानी कि 84.25 यानी कि 80 छात्रों का औसत जो होगा कितना होगा 84.25 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 84.25 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से सही हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक छात्र का जो अंक है वो होगा 84.25 अंक, ठीक है 84.25 अंक। तो यहाँ से जो आप आराम से औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साइड में मैंने लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 216 रुपये, एक बैग में 216 रुपये क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये कह रहा है कि 216 रुपये जो है एक बैग में रखा हुआ है, जिसमें सिक्कों का अनुपात जो है वो है 2:3:4 के अनुपात में। लेकिन उसमें सिक्के कौन कौन से हैं, उसमें सिक्के हैं 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के उस बैग में जो है सिक्के हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि 25 पैसे के सिक्के जो हैं 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी संख्या कितनी है, कि उसमें 25 पैसे के सिक्के उस बैग में कितने रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए मैं करता हूँ। यहाँ से देखिए कह रहा है कि 216 रुपये हैं उस बैग में, 216 रुपये हैं, ठीक है। कितने हैं 216 रुपये हैं। इसमें 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और इसका अनुपात कितना है, वो है 2:3:4 के अनुपात में। यानी कि 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यानी कि इसका जो 1 रुपये के सिक्के हैं 2x के अनुपात में है, 50 पैसे के सिक्के हैं 3x के अनुपात में और 25 पैसे के सिक्के हैं 4x के अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए, सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इसको आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर लिए,
ताकि जो इसका मान जो हो इसके बराबर हो जाए, ठीक है, ताकि इसका मान जो हो इसके बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपये, 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 3.5 रुपये, सॉरी 1.5 रुपये, 50 3 150 यानी कि 1.5 रुपये, 1.5 रुपये, ठीक है। और इसके कितने हो जाएंगे, 25 चौका 100 यानी कि 1 रुपये, 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, 216 रुपये के बराबर होगा, 216 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि 2x 1.5x प्लस 1x बराबर 216 रुपये। तो इसका जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4 4.5, 4.5 रुपये, 4.5 रुपये बराबर कितना, 216, 4.5 रुपये बराबर 216। आप दशमलव हटा लीजिएगा, दशमलव हटा के यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, या तो आप 4.5 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिएगा 100 से गुणा करके, ठीक है। पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आप जो है 4.5 रुपये का हो जाएगा 450 पैसे, और 216 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21,600 पैसे, ठीक है। आप यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 216 00 बटा 450, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये वो कट गया कितने बार में, 4 बार में कटेगा, 4 बार में, यानी कि 45 चौका कितना हो जाएगा, 180, 180 बचा कितना 36, और 1 जीरो ये 360, और 45 अट्ठे जो होता है 360 होता है, ठीक है, 45 अट्ठे 360, यानी कि x का मान जो होगा आपका 48 निकल जाएगा, ठीक है। यानी x का मान कितना होगा, 48 होगा। और यहाँ पे आपको पूछा था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये आपको दिया था सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात ये वाला था 2:3:4 का, और आपको पूछा था 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास, 4x के अनुपात में है, तो x का मान जो है x के मान पे 48 रख दीजिए, ठीक है। यानी कि 25 पैसों के सिक्के कितने हो जाएंगे, 25 पैसों के सिक्के, 25 पैसों के सिक्के कितने हो जाएंगे, 48 × 4 यानी कि 192 सिक्के, ठीक है, 192 सिक्के। यानी कि 25 पैसे के सिक्के जो होंगे आपको 192 होंगे, ठीक है, 192 होंगे, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के जो होंगे 192 होंगे, यही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यदि आपको समझ में आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो भी जो है यूपीएसआई का जो बैच चल रहा है उसका फायदा उठा पाएँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लग चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि एक 500 मिली घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात 3:2 है। एक 500 मिली घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात 3:2 है। तरबूज के रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है और अनुपात 1:1 का हो जाता है। तो डाले गए तरबूज के रस की मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। कह रहा है कि एक 500 मिलीलीटर का आपको घोल है जिसमें नारियल पानी और तरबूज के रस का है, ठीक है, तरबूज के रस का है, ठीक है। तरबूज का रस का कितना है, 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में, ठीक है। और इनकी जो मात्रा है कितनी है, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, ठीक है। 500 मिलीलीटर 3:2 के अनुपात में है, तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5x बराबर 500, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 300, इसमें 300 मिलीलीटर है, इसमें 200 मिलीलीटर है, ठीक है। यानी कि नारियल पानी इसमें जो है 300 मिलीलीटर है, इसमें 200 मिलीलीटर है। उसके बाद कह रहे हैं कि तरबूज के रस की कुछ मात्रा मिलानी है, तरबूज के रस की कुछ मात्रा मिलानी है, तो मान लेते हैं x मात्रा मिलानी है। उसके बाद कह रहे हैं जब x मात्रा मिलाई जाती है तो इनका अनुपात जो होता है 1:1 के अनुपात में होता है। यानी कि जितनी मात्रा इसकी होती है उतनी ही मात्रा इसकी होती है, ठीक है। यानी कि इसकी मात्रा जितनी होती है उतनी मात्रा इसकी होती है। तो यहाँ पे देखिए इसको आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, यानी कि इसमें कुछ नहीं मिलाया जा रहा है, सिर्फ मिलाया जा रहा है आपके तरबूज के रस में, ठीक है। तो इसकी मात्रा हम जब नहीं मिलाएंगे तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, इसकी मात्रा 300 होगी, ठीक है। इसकी मात्रा 300 होगी तो इसकी मात्रा भी आपको 300 करनी होगी, ठीक है, क्योंकि 1:1 के अनुपात में है। जब 300 मात्रा इसकी भी करनी होगी तो आपको क्या करना होगा, 300 इधर, यानी कि 200 पहले था, और जब 300 करना है तो आपको कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, 200 पहले था, जो 300 करना है तो कितनी मात्रा मिलानी चाहिए आपको, यानी कि 100 मात्रा जो है आपको 100 मिलीलीटर जो है आपको मात्रा मिलानी चाहिए, ठीक है। 100 मिलीलीटर जो है आपको मात्रा मिलानी चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो होगा 100 मिलीलीटर, ठीक है। 100 मिलीलीटर जो आपकी मात्रा होगी वो होगी 100 मिलीलीटर, ठीक है। आगे समझ में यही जो आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप 300/2, 300/200 और 200 + x बराबर 1/1 कर दीजिएगा। आप उस आधार पे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आप ये आसान था थोड़ा, तो इसलिए मैं कर दिया, नहीं तो आप वो भी आसान था, उस तरीके से भी जो आप कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं? ठीक है, कह रहा है कि एक नगर है, उसमें जो है टोटल जितने उसमें नागरिक है उसमें से 10% जो है उसमें जो है अपराधी हैं। ठीक है, 10% जो है उसको अपराध की सज़ा मिल चुकी है, लेकिन कह रहा है कि लेकिन जो है उसमें परंतु कुल अपराधियों में से 20% जो है अपराध की सज़ा से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि अपराध करने के बाद जो है बच जाते हैं। ठीक है, 20% जो है अपराधी उसमें से बच जाते हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि नागरिकों के कुल संख्या का कितना प्रतिशत जो है अपराधी बचे हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत जो है अपराधी बचे हैं। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे तो मान लेते हैं कि जो कुल नागरिक जो हैं, कुल नागरिक जो हैं 100 हैं। मान लेते हैं कि कुल नागरिक कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, कुल नागरिक कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो अपराधी हैं, जो अपराध करने वाले हैं, जो अपराधी हैं वो कितने हैं? X हैं। ठीक है, जो अपराध करने वाले हैं वो X हैं। ठीक है, जो अपराध करने वाले हैं वो कितने हैं? X है। ठीक है, जो अपराधी हैं वो कितने हैं? X है। ठीक है, यहाँ से अपराधियों की संख्या निकल गई और कह रहा है कि परंतु कुल अपराधियों में से 20% जो है अपराध करने के बाद बच जाते हैं, यानी कि कुल अपराधी कितने हैं हमारे? X है, इसके 20% जो है बच जाते हैं, 20% बच जाते हैं, 20% बच जाते हैं। 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 1/5, यानी कि 1/5 जो है अपराधी बच जाते हैं। बचे अपराधी कितने हैं? 1/5 है। और अपराधी हमारे पास कितने थे? अपराधी कितने थे? X थे, और इसमें से बच के कितने गए? 1/5 गए। तो अपराधी हमारे पास कितने हो गए टोटल? ओरिजिनल अपराधी कितने हो गए? X में से 1/5 बच गए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? X माइनस 1/5। अपराधियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 कम 5 माइनस X, यानी कि 4x/5। ठीक है, लेकिन कहते हैं कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है। कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा, यानी कुल नागरिक 100 है और 100 में कितने लोगों को मिली है? 10 लोगों को, यानी 10% यानी कि 10। ठीक है, यानी कि अपराधी जो होंगे 4x/5 बराबर कितने हो जाएगा? 10, यानी कि इसके जितने अपराधी इसमें होंगे उतने ही अपराधी इसके बराबर होंगे। ठीक है, 10 के बराबर होंगे। तो यहाँ से जो x का मान होगा आपका निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5 दाम में 50, 4x बराबर 5 दाम 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50/4, यानी कि 12.5। 50/4 यानी कि 12.5%, यानी कि 100 का 12.5% जो है आपके टोटल जो है नागरिकों कुल संख्या के अपराधी हैं। ठीक है, 12.5% जो है आपके अपराधी हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यानी 12.5% जो है आपके अपराधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका सही हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ, शायद समझ में ना आया हो आपको। यहाँ पे कह रहा है कि कुल अपराधियों के 10% को अपराध की सज़ा मिली है। कुल नागरिक कितने हैं? 100, और इसके 10% कितना हो जाएगा? 10, इसके 10% कितना? 10, यानी कि कुल नागरिकों को कितने? 10% को अपराधी की सज़ा मिली है। ठीक है, अपराधी की सज़ा मिली है। ठीक है, अपराधी की सज़ा मिली है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कुल अपराधी जो है X हैं। कुल अपराधी कितने हैं? X हैं। उसका बाद कह रहे हैं कि कुल अपराधियों के 20% जो है सज़ा के बाद माफ़ हो जाते हैं, मतलब अपराधी बच जाते हैं। 20% जो है कुल अपराधियों के 20% बच जाते हैं। तो बचे हुए अपराधी कितने हो जाएंगे? 1/5। बचे हुए अपराधी कितने हो जाएंगे? 1/5। तो ओरिजिनल अपराधी कितने हो जाएंगे? x में से 1/5 को जब घटा देंगे तो ओरिजिनल अपराधी हो जाएंगे, यानी कि जो अपराधी हैं, जो इस समय अपराधी हैं वो हो जाएंगे कितने? 4x/5। और इसी का मान जो है इसके 10% के बराबर है। इसी का मान जो है इसके 10% के बराबर है। ठीक है, यानी कि 10 के बराबर। तो यहाँ से x का मान जो है हम निकाल लेंगे आसानी से। x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50/4, यानी कि 12.5%। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है एक ही बार में समझ जाते होंगे, क्योंकि मुझे जो मैं आपको बताने का तरीका है, मैं इतने अच्छे से बताने का मतलब प्रयास करता हूँ कि ताकि जो है आप क्वेश्चन को, मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में 5,000 रुपये और 3 वर्षों में 5500 रुपये हो जाती है, तो धनराशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। धनराशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई धनराशि है, ठीक है, कोई धनराशि है जो 2 वर्षों में जो है 2 वर्षों में 5,000 रुपये हो जाती है, यानी कि इसका मिश्रधन जो होता है 2 वर्ष में 5,000 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में जो है 5500 रुपये हो जाता है। ठीक है,
तो आपको ज्ञात करना है कि कौन से दर पे जो है वो धनराशि दी गई थी और कौन सी राशि थी जो आपको दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जाती है 5000 मिश्र धन। ठीक है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। 2 वर्ष में कितना हो जाते हैं 5000 और 3 वर्ष में कितना हो जाती है 5500। ठीक है, 3 वर्ष में कितना हो जाती है 5500, यानी कि 1 वर्ष में कितना बढ़ जाता है आपका 500 रुपये बढ़ जाता है। 1 वर्ष में कितना बढ़ जाता है 500 रुपये बढ़ जाता है, यानी कि इसका ब्याज जो होगा 500 रुपये ब्याज होगा। और कितने रुपये राशि पे होगा 5000 रुपये के राशि पे। कितने रुपये के राशि पे बढ़ रहा है आपको 5000 रुपये के राशि पे बढ़ रहा है। ठीक है, 5000 रुपये के राशि पर बढ़ रहा है। और प्रतिशत आपको निकालना है तो यहाँ से 100 कर दीजिएगा, तो यहाँ से जो है R प्रतिशत आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से R प्रतिशत जो है आपका निकल जाएगा। ये हो जाएगा 3 0 से 2 0 ये, एक 3 0 ये, और 5 10 में 50, यानी कि R% बराबर कितना हो जाएगा 10%। R% बराबर क्या हो जाएगा 10%। तो यहाँ से जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि 4132.23 रुपये और 10%। ठीक है, यहाँ पे परसेंट दे रखा है 10%, आपने निकाल भी लिया 10%। और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में जो है आपका 10% दिया है और 3 ऑप्शन में जो है आपको 10% नहीं दिया है। तो आपको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से 10% जो है आप पहला ऑप्शन टिक मार सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यदि अगले ऑप्शन में भी आपको 10% दिया होता तो आप क्या करते हैं, उसके बाद आपको मूलधन निकालना होता। तो यहाँ से आप मूलधन निकाल दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जो धनराशि 2 वर्ष में 5000 रुपये हो जाती है 10% की दर पे। ठीक है, 2 वर्ष में 5000 रुपये हो जाती है 10% की दर पे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर P × 1 + R/100 का पावर T। ठीक है, 1 + R/100 का पावर T। ठीक है, तो मिश्रधन कितना है हमारा 5000, में यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि मिश्रधन कितना था 5000 और मुझे रुपए पता नहीं है तो मान लेते P रुपये है। ठीक है, और कितने % दर पे 1 + 10% के दर पे, 10% के दर पे कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है निकाल दीजिए 10 10 100, 10 के में 10 एक 11/10, यानी कि 121/100, 121/100 P, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 11/10 का स्क्वायर करेंगे तो 121/100 P। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, और जब आप इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 P बराबर कितना हो जाएगा 5000 और 00 और, यानी कि 5 लाख। ठीक है, और तो P बराबर कितना हो जाएगा 5 लाख 121। ठीक है, जब आप इसे काटिएगा, जब आप इसे डिवाइड करिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4132.23 रुपये। ठीक है, 4132.23 रुपये जो होगा आपका, ये आपका मूलधन होगा। ठीक है, यानी कि 4132.23 रुपये मूलधन पे आपको 2 वर्ष के लिए 10% की दर से राशि जब आप जमा करेंगे तो आपको 2 वर्ष में जो है आपको ब्याज सहित मिलेगा। मिश्रधन जो मिलेगा आपको 5000 रुपये का मिश्रधन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है चेक भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले पे जो है आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4132.23 रख के आप इस पर करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 5000 का बराबर। ठीक है, समझ में आ गया, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपका ऑप्शन जो है पहले ऑप्शन में मतलब एक ही यहाँ पे 2 आपको पूछा था, एक मूलधन पूछा था और एक इसका प्रतिशत दर पूछा था, तो यहाँ से आपको कोई भी पहले आप दर निकालिए। यदि दर ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है तो आप जो है वहाँ से डायरेक्ट ट्रिक मार दीजिएगा, आपको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है ताकि आपका जो टाइम है बचत हो जाए। ठीक है, टाइम आपका नुकसान ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 56 का पावर 283 × 141 का पावर 283 × 125 का पावर 254 के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि इसके अंतिम अंक 2 अंक ज्ञात करने हैं। ये दे रखा है 56 का पावर 283 × 141 का पावर 283 × 125 का पावर 254 के अंतिम जो 2 अंक होंगे वो आपको ज्ञात करने हैं कि कौन से अंक जो हैं 2 अंक आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आप ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो आप इसमें से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट आपको करना चाहें तो इसमें आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि
56 का पावर 283 बार जब लिखेंगे तो आपको कितने पन्ने जो हैं ऐसे ही भर जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला ट्रिक होता है, ये ट्रिक होता है कि आप जो है जितना पावर दिया गया है, जितना भी पावर दिया गया है आपको, उसमें क्या करिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। 4 से क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। यदि 4 से डिवाइड करने के बाद यदि इसका पावर जो है कट जा रहा है, यानी कि शेषफल जो है इसका रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, तब उसका क्या करेगा, अंतिम वाले अंक का पावर 4 कर दीजिएगा। कब करेगा, जब उसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो तब। लेकिन जब आपका कटेगा नहीं, जितना शेषफल आएगा, यानी कि इसका देखिए आप यहाँ काट के दिखा देते हैं, 4 7 28 बचेगा कितना, 3, यानी कि 4 70 280, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो ये क्या करिएगा, तो 6 का पावर 3 कर दीजिएगा। 3 रिमाइंडर बचा तो 6 का पावर 3 कर दीजिएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे 280 दिया होता और आपका पूरा कट जाता, यदि पूरा 4 से डिवाइड करने पर कट जाता, तो आप क्या करते, यहाँ पे 6 का पावर 4 कर देते हैं। 6 का पावर क्या करते हैं, 4 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप जब नहीं कट रहा है तो आपको जो जितना रिमाइंडर बच रहा है उतना कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी उतना ही कर दीजिए। 283 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका भी 3 बचेगा, ठीक है। 3 रिमाइंडर बचेगा तो 1 का पावर लास्ट अंक पे करिएगा, ठीक है। यानी कि जो इसका लास्ट अंक है इस पर क्यूब कर दीजिएगा, 3rd, ठीक है। 3 इसका जो पावर होगा, 6 का पावर 3 और इसका पावर कितना, 1 का पावर 3 और इसका कितना हो जाएगा, 4 6 24, 1 4 4 3 12 2। इसका शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आप इसका क्या करिएगा, 5 की पावर 2 कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 6 216 इंटू 1 का पावर क्यूब 1 इंटू 5 25, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 6 150, 150 का 0 हासिल 15, 25 का में 25 और 15 40 का 0 हासिल 4, 25 दूनी का 50 4 5400, ठीक है। कितना होगा, 25 दूनी का 50 4 5400। यहाँ से जो है आप इसके जो अंतिम 2 अंक जो हैं यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो अंतिम 2 अंक होंगे ये होंगे आपको 00, ठीक है। यानी कि 2 अंक जो होंगे अंतिम के वो होंगे 00, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यानी कि इसके अंतिम के 2 अंक होंगे वो होंगे 00, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको इकाई अंक पूछता, इकाई अंक निकालिए, तो आप यहाँ से भी इकाई अंक इसी फार्मूले पे जो है आप इकाई अंक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इकाई अंक निकालने का फार्मूला भी यही होता है, ठीक है। यहाँ से जो है इकाई अंक आसानी से निकाल दीजिएगा। आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई, मतलब कितना मल्टीप्लाई दिया होता है, उसके बाद पूछता है कि आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि पहाड़ी क्षेत्र में 2 शहरों के बीच बस का किराया रुपयों में उनके बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। सीधे रास्ते से शहर ए से बी की दूरी 8 किलोमीटर है। शहर ए से शहर बी तक सी और डी शहर से होते हुए भी पहुंचा जा सकता है। जहां शहर ए और सी की दूरी 3 किलोमीटर है, तो शहर सी से शहर डी की दूरी 3 किलोमीटर है और शहर डी से बी की दूरी 4 किलोमीटर है। तो दोनों रास्तों पर होने वाले खर्च का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एक रास्ता है, ठीक है, 2 रास्ते हैं, सॉरी, कह रहा है कि 2 रास्ते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका जो इसका किराया है, किराया कितना है, कुल दूरी के वर्ग का 5 गुना, ठीक है। यानी कि उसका जितना रास्ता है उसके दूरी का 5 गुना जो है उसका किराया है। किराया कितना है, दूरी का 5 गुना। तो यहाँ से किराया बराबर क्या हो जाएगा, दूरी के वर्ग का 5 गुना, दूरी के वर्ग का 5 गुना 5 इंटू दूरी का स्क्वायर। किराया कितना है, 5 इंटू दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि ए से बी की दूरी जो है, सीधा रास्ता है, ए से बी की दूरी जो है 8 किलोमीटर है। यहाँ पे मान लेते हैं ए है, सीधी दूरी है, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे सीधी दूरी है और बी है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 8 किलोमीटर है। कितनी दूरी है, 8 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से कह रहा है कि ए से बी की दूरी जो है 8 किलोमीटर है। उसके बाद कह रहा है शहर ए से जो है शहर बी तक सी और डी शहर से होते हुए भी जो है पहुंचा जा सकता है। यानी कि सी और डी जो है एक रास्ता है, वहाँ से भी जो है आप ए और बी तक पहुँच सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जहाँ शहर ए और सी की दूरी 3 किलोमीटर है, यानी शहर ए और सी की दूरी 3 किलोमीटर है, ए और सी की दूरी 3 किलोमीटर है और सी से डी की दूरी 3 किलोमीटर है। सी से डी की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। ये भी दूरी 3 किलोमीटर, ये भी दूरी है, ठीक है।
यानी शहर सी से डी की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। ठीक है, शहर सी से डी की दूरी 3 किलोमीटर है और शहर डी से बी की दूरी जो है 4 किलोमीटर है। शहर बी से डी की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको इस रास्ते का जितना किराया हो रहा है और इस रास्ते का जितना किराया हो रहा है तो आपको उसका अंतर ज्ञात करना है कि कितना इसका अंतर होगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया था कि किराया कितना होता है, दूरी के स्क्वायर का 5 गुना। तो ए और बी की दूरी के बीच का किराया कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी का किराया कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी का किराया कितना हो जाएगा, दूरी के स्क्वायर का 5 गुना, यानी कि दूरी कितना है 8, 8 के स्क्वायर 64 और इसका 5 गुना यानी कि मल्टीप्लाई 5 से, यानी कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 5 का 30 2 32, 320 रुपये। यानी कि ए और बी की दूरी के बीच जो किराया लगेगा कितना लगेगा, 320 रुपये। ठीक है, और यहाँ से इस दूरी को निकाल लीजिए, यहाँ से ए सी डी बी इसकी दूरी का जो किराया हो वो निकाल लीजिए, उसके बाद आप माइनस कर दीजिएगा, दोनों का अंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकलिएगा ए और सी के दूरी के बीच का किराया कितना हो जाएगा, ए और सी के बीच की दूरी का ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर प्लस यानी कि दूरी का स्क्वायर इंटू 5, किराया इसका हो गया ए और सी के बीच की दूरी का, और सी और डी के बीच की दूरी का कितना हो गया 5 इंटू 3 का स्क्वायर, सी और डी के बीच की दूरी यानी कुल दूरी का 5 गुना स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस बी से डी की दूरी का कितना हो गया 5 गुना, दूरी कितनी है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर। अब जो है इसका जो होगा वो देखते हैं कितना पैसा हो रहा है। ये हो जाएगा कितना, तितली का 9 इंटू 5 45, तितली का 9 इंटू 5 45, और ये कितना हो जाएगा चाचों का 16 इंटू 5 80, ये कितना हो जाएगा 45 45 90 8 170। ठीक है, 170 रुपये जो होगा इसका किराया होगा, किसका किराया होगा 170 रुपये जो किराया होगा किसका होगा, इन दूरियों के बीच का किराया होगा। ठीक है, 170 रुपये इन दूरियों के बीच का किराया होगा। आपको पूछा था कि जो इसकी दूरी थी यानी इसका जो जितना किराया था उसके इसका किराए के बीच जो है अंतर आपको ज्ञात करना है, यानी दोनों रास्तों पर होने वाले खर्च का अंतर ज्ञात करना है। तो इस रास्ते पे कितना खर्च हो रहा था 320 रुपये, इस रास्ते पे खर्च कितना हो रहा था 170 रुपये, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 350 माइनस 170 बराबर 150 रुपये का अंतर कितना हो जाएगा, 150 रुपये का अंतर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन थोड़ा जब आप पढ़ेंगे, जब शुरू में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, लगेगा कि आपका क्वेश्चन जो है हार्ड है, लेकिन आप जब इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से जब आप इसे पढ़ लीजिएगा आराम करके, मतलब सोच क्या पढ़ेगा कि क्या कहना चाहता है, तो तुरंत जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि राम और बाला क्रमशः 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थान से प्रति घंटे की गति से स्थान X से चलना शुरू करते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि ये कोई दूरी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको चलना है, और जो राम और बाला चल रहे हैं, राम और बाला दो व्यक्ति हैं। राम चल रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बाला चल रहा है कितने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आपको 7 घंटे बाद कितनी दूरी तय कर रहे हैं, इनके बीच ही जो दूरी को बीच का अंतर जो होगा आपको ज्ञात करना होगा। कि मतलब जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 5 किलोमीटर है, ये 4.5 किलोमीटर है, तो इसका दूरी जो होगा अधिक तय करेगा, ये जो है अधिक दूरी तय करेगा, और ये जो है कम दूरी तय करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड जो है कितनी है 4.5 है, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर है। तो यही पूछा था कि राम की अपेक्षा बाला जो है कितने किलोमीटर जो है अधिक दूरी तय कर लेता है। ठीक है, यानी कि इसके और इसके दूरी के बीच का जो अंतर होगा आपको ज्ञात करना होगा, यानी कि कब 7 घंटे में, 7 घंटे में। ठीक है, कब 7 घंटे में, यानी 7 घंटे में आपको दोनों के दूरियों के बीच का अंतर ज्ञात करना होगा। ठीक है, 7 घंटे में। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए, यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, यानी कि ये 5 किलोमीटर चल रहा है, ये 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, यानी कि बाला जो है यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। बाला जो है कितने स्पीड से अधिक चल रहा है, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक चल रहा है। और 7 घंटे में कितना चल जाएगा, 0.5 इंटू 7 घंटे में कितना चल जाएगा 3.5 किलोमीटर। बस हो गया आपका आंसर।
यही पूछा था कि जो उनके दूरियों का जो बीच का अंतर हो कितना होगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो बालक जब अधिक चलेगा आधे घंटे में कितना चल जाएगा, सॉरी आधा किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितना चल जाएगा, 7 घंटे में 3.5 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ईजी था, लेकिन आपको यूपीएसआई का जो आपको एग्जाम हुआ था 2017 में पूछा था, इसलिए मैंने आपको ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया और 12,000 रुपये मासिक किराए पर उसे 2 वर्षों के लिए किराए पर दे दिया गया। 2 वर्षों बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अपार्टमेंट को जो है किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ये कह रहा है कि एक अपार्टमेंट जो है 2013 में 10 लाख रुपए में खरीद रहा है, लेकिन खरीदने के बाद क्या कर रहा है, उस अपार्टमेंट को 12,000 रुपये प्रति महीने के मासिक किराए पे किसी व्यक्ति को 2 वर्षों के लिए दे रहा है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए क्या कर रहा है, 12,000 रुपये प्रति मासिक किराए पे दे रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि वो चाहता है कि जितने में उसने खरीदा है, ठीक है, जितने में उसने खरीदा है उस पर 30% लाभ कमाए उसी व्यक्ति को बेच के, ठीक है, उसी व्यक्ति को बेच के जो है 30% लाभ कमाना चाहता है किराए को छोड़ के। ठीक है, किराए को छोड़ के, यानी कि किराया जो है उसमें आपको नहीं चाह रहा है कि, मतलब वो नहीं कह रहा है कि जैसे किराया हम ले लेंगे उसके बाद आपको 30% देना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि आपको जो है मूलधन यानी कि 10 लाख रुपए पे आपको 30% का लाभ देना है। ठीक है, तो आप जो है कितना रुपए में बेचेंगे ताकि जो है आपको किराया भी यदि आप उसको रख लेंगे तो आपको जो है 30% का फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कह रहा है कि 2013 में, यहाँ पे कह रहा है कि 2013 में एक अपार्टमेंट है, कितने रुपए का है, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का है। ठीक है, 10 लाख रुपए का है एक अपार्टमेंट जो है 2013 में 10 लाख रुपए का है। ठीक है, और इस पर आपको 30% का प्रॉफिट कमाना है, 30% का, यानी कि 10 लाख इंटू 30% का प्रॉफिट, यानी कि 130/100, 00 से 00, ये कितना बच जाएगा, 1 लाख, सॉरी ये 13 लाख रुपए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 13 लाख रुपए में जो है उस अपार्टमेंट को आपको बेचना होगा। ठीक है, 13 लाख रुपए में बेचना होगा, लेकिन कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है 12,000 रुपये मासिक किराए के हिसाब से 2 वर्ष के लिए किराया दे रहा है। 12,000 रुपये मासिक के हिसाब से 2 वर्ष के लिए किराया दे रहा है। तो 2 वर्ष में कितने मासिक हो जाएंगे, कितने माह हो जाएंगे, 24 माह हो जाएंगे, यानी कि 1 वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 24 माह। 24 माह में ये कितने रुपए किराया वसूल कर ले रहा है, 12,000 इंटू 24, यानी कि 12 चौका 48, 12 दूनी का 24 4 28, 2,88,000 जो है ये जो है किराए के रूप में इसको मिल जा रहा है। 2,88,000 रुपये जो है इसको किराए के रूप में मिल जा रहा है। ठीक है, और कह रहा था कि 13 लाख रुपए में बेचना था, जिसमें 2,88,000 रुपये जो है इसको किराए के रूप में मिल गया, तो और इसको जो है कितने रुपए देने चाहिए, जो मकान जो बेच रहा है तो उसको कितने रुपए देने चाहिए। ठीक है, तो ये आप क्या करिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो जितना बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे माइनस करेंगे कितना होगा, यहाँ से माइनस करिए, 2,88,000, 2,88,000। ठीक है, 2,88,000 जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0 0 0, 10 में से 8 जा 2, 9 में से 8 जा 1, 12 में से 2 जा 10। ठीक है, 10, यानी कि 10,12,000 रुपये जो है आपको और देने होंगे। ठीक है, किराए के बाद जो है 10,12,000 रुपये आपको और देने होंगे, ताकि जो है उस व्यक्ति को उस अपार्टमेंट पे जो है 30% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति को 30% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, और यहीं पे जो है आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। और ये जो आपका सॉरी यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और यही जो क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि जो है वो भी इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सके। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और आपको मैं
हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे उसमें से मैं सिर्फ छाट के आपको अच्छे क्वेश्चन ही कराता हूँ। मैं नॉर्मल क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन भी कराता हूँ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम के दृष्टि से जो भी आपका अगला एग्जाम UPSI का होने वाला है होगा, उसमें जो आने की संभावना आपको 90+% होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, यानी कि इसी आधार पर जो आपको क्वेश्चन आने की संभावना आपको होगी, ठीक है। तो चलिए आपको अब ये जो है वीडियो आपका ख़त्म हो गया, ये वाला सेशन ख़त्म हो गया, और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, यानी कि 12वें पार्ट में, ठीक है।